यौम जमहूरिया की परेड से पहले पुलिस ने हथियारों का जखीरा बरामद किया है। मेरठ में रेड मारकर पुलिस ने हथियारों की फैक्ट्री का इंकशाफ किया और वहां से करीब 57 पिस्टल बरामद की हैं। पुलिस ने फैक्ट्री से हथियार बनाने वाले तमाम सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट भी बरामद किए हैं। इससे पहले पुलिस ने दिल्ली से भी 10 पिस्टल बरामद की थी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को मिली बड़ी कामयाबी। 67 पिस्टल के साथ 2 आर्म्स सप्लाई गिरफ्तार। हथियारों का जखीरा देखकर किसी के भी होश फाख्ता हो जाएंगे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 26 जनवरी और दिल्ली असेंबली इंतखाब से ठीक पहले हथियारों की बड़ी खेप पकड़ी है। इसको लेकर पुलिस ने खुलासा भी किया। इस गिरफ्तारी और हथियारों की बरामदगी को पुलिस अहम कामयाबी मान रही है। 14 तारीख को एक संजीव इलियस मुन्ना रोहतक का निवासी हमारी टीम ने पकड़ा था। इन्फॉर्मेशन की बेसिस पे जो इन्फॉर्मेशन थी कि यहाँ पे एक अपने कॉन्ट्रैक्ट को आर्म सप्लाई करने आएगा। इस बंदे की निशानदेही पे हम लोगों ने मेरठ में एक फैक्ट्री पे रेड करी जो कल की गई थी, जिसके वहाँ से 50 पिस्टल रिकवर हुई और 7 पिस्टल जो अभी कंप्लीट नहीं है। पुलिस ने जिन मुल्जिमीन को गिरफ्तार किया है उनका नाम नूर हसन और संजीव उर्फ मुन्ना है। इनके पास से भारी तादाद में हथियार बरामद किए गए हैं, जिनमें से दिल्ली से 10 पिस्टल और मेरठ के हुमायूं नगर के कारखाने से 57 पिस्टल बरामद की गई हैं। पुलिस ने फैक्ट्री से हथियार बनाने वाले तमाम जदीद डिवाइस भी बरामद किए हैं। हथियार बनाने का जो सामान है, स्प्रिंग्स हो गई, मशीनरी हो गई जैसे लेथ, ड्रिल मशीन, वायर्स, ये सब भी रिकवर हुए। इंटरोगेशन के दौरान जो वहाँ से बंदा पकड़ा उसका नाम नूर हसन है। इंटरोगेशन दौरान उसने बताया कि इनकी 3 पीढ़ियाँ इलीगल वेपन मैन्युफैक्चरिंग में काम कर रही हैं और इनकी पूरी फैमिली के ऊपर मुकदमे हैं। इधर फादर, मदर और भाई सभी के ऊपर मुकदमे हैं। एक भाई मर्डर केस में धासना जेल में बंद है। दिल्ली NCR में और जहाँ पे जो इनके सप्लायर्स रिसीवर्स हैं उनकी अभी पूछताछ चल रही है, उस पर कोशिश की जाएगी। इलेक्शन और 26 जनवरी से अभी तक तो कोई इनका रिलेशन निकल के नहीं आया है, लेकिन फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है। पकड़े गए दोनों मुल्जिमीन में एक मर्डर केस का मुल्जिम भी है। मुल्जिम एक कंट्री मेड पिस्टल और दूसरे जदीद हथियारों को करीब 25 से 30 हजार रुपए में दिल्ली NCR में गैंगस्टरों को सप्लाई करते थे। जांच के दौरान पुलिस को पता चला है कि पंजाब का एक टेररिस्ट ग्रुप भी वेस्टर्न यूपी से हथियार खरीदने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद पुलिस की जांच अब इस एंगल पर भी जुड़ गई है। इनका इंटरोगेशन पता चला है कि ये लोग वेपन सप्लाई दिल्ली NCR, फरीदाबाद, गाजियाबाद, हरियाणा, हिमाचल, पंजाब और यूपी MP तक सब जगहों पे इनकी वेपन की सप्लाई है। हमारी जो टीम है ये पंजाब टेररिज्म पे भी काम कर रही है। उसमें भी पता चला था कि पंजाब टेररिस्ट वेस्टर्न यूपी से कुछ वेपन्स प्रोक्योर करने की कोशिश में है। इस एंगल को अभी वेरीफाई किया जा रहा है और इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। फिलहाल पुलिस अब पूछताछ कर ये पता लगाने में जुटी है कि ये हथियार दिल्ली से किसे सप्लाई किए जाने थे। इन हथियारों का दिल्ली इंतखाब और यौम जमहूरिया से कोई कनेक्शन तो नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हल्द्वानी के एक तालिबा ने महज 11 साल की उम्र में वो कर दिखाया है जिसका ख्वाब लोग ताउम्र देखते हैं। रिया पलड़िया ने नीरा लांबा पूर्ण चक्रासन काल में रिकॉर्ड तोड़कर नया रिकॉर्ड कायम किया है। तस्वीरें हैरान करने वाली हैं, दांतों तले उंगली दबाने वाली हैं, सर चकराने वाली हैं कि वाकई में ये कोई बच्ची है या रोबोट। तस्वीरें हैरत में डालने वाली हैं। जिस आसन को एक बार भी करने में अच्छों के पसीने छूट जाएं, 11 साल की बच्ची की उस नीरा लांबा पूर्ण चक्रासन में ऐसी महारत भाई गजब है। रिया ने नीरा लांबा चक्रासन को 1 मिनट में 21 बार करके
वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा लिया है। अभी तक वर्ल्ड रिकॉर्ड जुनूबी भारत की खुशी के नाम है, जो इस आसन को 1 मिनट में 15 बार कर लेती थी। रिया हल्द्वानी के एक प्राइवेट स्कूल में 6ठी जमात की तालिबा है और बचपन से ही योगा, जिम्नास्टिक की शौकीन रही हैं। रिया का ख्वाब ओलंपिक में जिम्नास्टिक खेलकर गोल्ड मेडल जीतने का है। ये मेरा सपना था, मेरे मम्मी के पापा का सपना था कि मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करूं और मैं आगे जाके ओलंपिक में जाऊंगी, जिम्नास्टिक में जाके अपने देश के लिए गोल्ड मेडल लाऊंगी। रिया ने जब नीरा लांबा चक्रासन में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया तो उस वक्त मौके पर गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की इंडिया हेड भी मौजूद रहे। उन्होंने रिया को मुबारकबाद दी और इस लम्हे को पूरे उत्तराखंड के लिए फख्र का लम्हा बताया। इसने 1 मिनट में 20 से ज्यादा टाइम, मतलब 21 बार इन्होंने निरालंबा पूर्ण चक्रासन का योग करके दिखाया, जो अपने आप में वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इसके पहले ये रिकॉर्ड खुशी के नाम के था, जो मैसूर से, कर्नाटका से बिलोंग करती हैं। इसके लिए वेंडी स्कूल और इनके कोच स्पेशली अमित सक्सेना जी को बहुत बहुत बधाई, जिन्होंने इसके ऊपर काफी लंबे टाइम से काम किया, लगातार 1 साल तैयारी करी है, उसके बाद ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बन पाया है। बच्चे कामयाबी के उरूज पर खड़े हों तो वालिदैन का सीना भी फख्र से चौड़ा हो जाता है। रिया के वालिदैन भी बेटी की इतनी छोटी सी उम्र में बड़ी कामयाबी पर बेहद खुश हैं। खुशी हम आज शब्दों से बयान नहीं कर सकते, इतने खुश हैं। आज हमारी बेटी ने वो करके दिखाया है। शायद ही बहुत ही इस उम्र में बहुत ही कम बच्चे कर सकते हैं। खुशी है कि मेरी बेटी ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है, कायम किया है अपने आप पे। जो अभी तक 1 मिनट में 15 का था, उसको मेरी बेटी ने 1 मिनट में 21 बार कर दिया है। उससे मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। रिया की कामयाबी में उनके ट्रेनर का बड़ा हाथ है। रिया के कोच का कहना है कि अब वो रिया को ओलंपिक के लिए जिम्नास्टिक में गोल्ड मेडल के लिए तैयार करेंगे। एक्चुअली ये वर्ल्ड रिकॉर्ड तो एक सीढ़ी है, लेकिन रिया को हम ओलंपिक में जिम्नास्टिक में भेजना चाहते हैं और वहां से सिर्फ एक ही चीज लानी है इसने, और वो है गोल्ड, गोल्ड, ओनली गोल्ड। जिस उम्र में बच्चे खेलने कूदने में मस्त रहते हैं, उस उम्र में रिया का जुनून और कामयाबी की छलांग वाकई में बेमिसाल है। पूरा उत्तराखंड अपनी बेटी पर नाज कर रहा है। विनोद कांडपाल, जी मीडिया, हल्द्वानी। और भारत में पहाड़ों पर भारी बर्फबारी हो रही है। जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल और उत्तराखंड में बर्फबारी हो रही है और मौसम बेहद सर्द है। ये तस्वीर हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति की है। यहाँ भारी बर्फबारी हो रही है। जोबरंग गांव में बना ये लोहे का ब्रिज बर्फ की मोटी परत से ढक गया। बर्फ की वजह से ब्रिज पर आवाजाही बंद हो गई। इसके गांव के लोग खुद ही ब्रिज से बर्फ हटाने में जुट गए। हिमाचल प्रदेश की ये दूसरी तस्वीर केलांग की है। भारी बर्फबारी की वजह से तलबा को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बर्फ से ढकी सड़कों के बीच पैदल चलकर तलबा को स्कूल जाना पड़ रहा है। केलांग के सेंट्रल स्कूल की इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ कितनी ज्यादा बर्फ गिरी है। स्कूल के बाहर बर्फ की मोटी परत जम गई है। अब देखिए उत्तराखंड के नैनीताल की तस्वीर। इस बार नैनीताल में बर्फबारी जमकर हुई है। ताल में भारी बर्फबारी के बाद यहाँ मशहूर चाइना पीक, जिसे नैना पीक भी कहते हैं, बर्फ से ढक गई है। बड़ी तादाद में सैलानी यहाँ पहुँच रहे हैं। नैना पीक नैनीताल की सबसे ऊंची चोटी है। सैलानी बर्फ से ढके पहाड़ का पूरा लुत्फ उठा रहे हैं। मैं इससे ज्यादा कहीं एंजॉय नहीं किया, ऐसा है। और ये एटमॉस्फेयर कभी मैंने इतना सो नहीं देखा। मैं गुजरात से हूँ, इसलिए मुझे बहुत मजा आ गया। ऐसा यहाँ आए तो मतलब जन्नत है हमारे लिए। ये कभी की ऐसा एटमॉस्फेयर, ऐसा नेचर कभी सोचा भी नहीं था कि हमें देखने को मिलेगा। तो ये सब माइंड ब्लोइंग। जम्मू कश्मीर के शोपिया में हर तरफ बर्फ का ढेर नजर आ रहा है। तस्वीरें देखकर आपको यकीन नहीं हो रहा होगा कि ये एक रिहायशी इलाका है। सड़क से लेकर बाजारों तक बर्फ की इतनी मोटी परत है कि आने जाने का रास्ता बंद है। लोग बर्फ हटाकर रास्ता बनाने में जुटे हैं। श्रीनगर में अब इस कार को देखिए।
दरअसल ये बर्फ से बनी कार है। यहाँ एक मकामी कार मैकेनिक ने बर्फ को काट कर कार बनाई है। बर्फ की ये कार सयाहों की आंख का मरकज बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पूरी दुनिया में मौसम का मिजाज अभी अजीबोगरीब हो रहा है। आपको दुनिया समेत भारत से आई ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जो हैरान करने वाली है। सबसे पहले आप बैरून मुल्क से आई इन तस्वीरों को देखिए। पूरी दुनिया में मौसम अजीब तमाशा दिखा रहा है। कहीं बर्फबारी हो रही है, कहीं ओले गिर रहे हैं, तो कहीं बारिश हो रही है। सबसे पहले आपको कनाडा की तस्वीर दिखाते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ये बर्फ की दुनिया बसी हुई है। ये कनाडा का न्यू फाउंडलैंड स्टेट है। यहाँ खौफनाक बर्फबारी हुई है। न्यू फाउंडलैंड की राजधानी सेंट जोन्स में 30 इंच तक बर्फबारी हुई। कमर तक बर्फ जमी हुई है। सैकड़ों कारें बर्फ के अंदर समा गई हैं। लोग घरों से निकलकर कारों से बर्फ हटाने में जुटे हैं। घरों के दरवाजे और खिड़कियां बर्फ की वजह से बंद हो गए हैं। लोग खुद बर्फ को काट कर घरों से बाहर निकले। I thought I got to go out and just take a look around and see everything because it's very, very rare you'll see the streets in downtown St. John so quiet. कनाडा के न्यू फाउंडलैंड में बर्फ से सनी हवाएं 130 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही हैं। हजारों लोग बगैर बिजली के जिंदगी गुजारने को मजबूर हो गए हैं। There's a gentleman on my street who had surgery there 2 weeks ago, so we just checked on him, helped him shovel out, and that's about it. Right? It is what it is. कनाडा की एक और सीसीटीवी तस्वीर दिखाते हैं। ये घर का बरामदा है। घर के आगे कार खड़ी है और लगातार बर्फ गिर रही है। देखने में ये बिल्कुल मामूल सा लग रहा है, लेकिन जब सीसीटीवी की 24 घंटे की वीडियो को एक साथ जोड़ा गया तो जो तस्वीर निकल कर आई वो खौफनाक थी। देखिए कैसे देखते ही देखते पूरा बरामदा और कार बर्फ से ढक गए। 24 घंटे के अंदर 8 फीट से ऊपर तक बर्फ की मोटी परत जम गई। यानी कोई इंसान वहां खड़ा होता तो पूरा का पूरा बर्फ के अंदर ढक जाता। ये तस्वीरें 17 जनवरी की हैं। घर के अंदर रहने वाले कई दिनों तक घर के अंदर ही फंसे रहे। कनाडा से अब आपको स्पेन लिए चलते हैं। यहाँ बर्फ और पानी दोनों ही मुसीबत बने हुए हैं। मशरकी स्पेन में चक्रवात ग्लोरिया की वजह से बारिश और बर्फबारी दोनों हो रहे हैं। इतवार को चक्रवात ग्लोरिया ने स्पेन में दस्तक दी थी। हर जगह बर्फ ही बर्फ नजर आती है। पेड़ बर्फ से ढके हैं। मैदान में बर्फबारी हो रही है। कार चलाते वक्त बर्फबारी का सामना करना पड़ रहा है। सड़क और फुटपाथ पर बर्फ की परत जम गई है। पेड़, फल, फूल, पत्तियों में भी बर्फ की परत जम गई। बर्फबारी और भारी बारिश की वजह से स्पेन के एलिकेंट एयरपोर्ट को 24 घंटे के लिए बंद भी करना पड़ा। 150 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द करनी पड़ी। स्पेन में अब तक एक शख्स की मौत हो चुकी है। दिसंबर 2019 में भी चक्रवात की वजह से स्पेन में 8 लोगों की मौत हुई थी। स्पेन के बाद आपको ऑस्ट्रेलिया लिए चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में गर्मी पड़ रही है, लेकिन यहाँ की राजधानी कैनबरा में जबरदस्त ओलों की बारिश हुई। ओलों का साइज एक क्रिकेट बॉल के बराबर था। ओलों की बारिश इतनी तेज और भारी थी कि ओलों की वजह से घरों की खिड़कियां टूट गईं। बाहर खड़ी कारों के शीशे टूटकर बिखर गए। लोग ओलों की बारिश के बाद मौसम का लुत्फ भी उठा रहे हैं। बच्चे और जवान ओलों के साथ खेल रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अरब ममालिक में शादी ब्याह के मौके पर खुशियां मनाने का अपना अंदाज और तरीका है। शाम तेज और बुलंद लेकिन सुरीली आवाज में खुशियों के गीत गाने की ये रवायत सदियों से चली आ रही है। खाना जंगी के बाद इस रवायत के गुम होने का अंदेशा पैदा हो गया था, लेकिन नई नस्ल अपने कदीम रवायत को कायम और दायम रखने के लिए पुरअज़्म है। تسبح بزرة فضة. ايوه نحن
दमिश्क की एक शक्ल ये भी है। इस तारीखी शहर की अपनी रिवायत है। हर महज़्ज़ब मुआशरे के मानंद शाम में भी शादी ब्याह की खुशियों का मनाने का अपना अंदाज है। इस कंसर्ट के जरिए शादी ब्याह की उसी पुरानी रवायत को जिंदा करने की कोशिश की जा रही है। इस प्रोग्राम का इनेकाद मकामी कल्चरल तंजीम मबसूता के ताउन से किया गया है। इसे गार्डेनिया का नाम दिया गया है। रवायती गानों और नज़मों में मौजूद नगमगी को गुलकाराओं ने अपनी सुरीली आवाज़ में गाकर कंसर्ट का पूरा माहौल खुशगवार बना दिया। ये प्रोग्राम ज़ाती कोशिशों का नतीजा है, जिसका इनेकाद अपनी कदीम रवायत को महफूज रखने की गर्ज से किया गया। इस विरसे को संभाल कर रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि इससे मुल्क के तनूं और फरावानी को यकीनी बनाया जा सकता है। आपको पता है कि यूनेस्को में कदीम विरसे को बरकरार रखना कितना जरूरी है। फनकार अपनी कोशिशों से इस काम को अंजाम दे रहे हैं। शादी ब्याह के मौके पर गाए जाने वाले ये रवायती गीत सिर्फ दमिश्क तक ही महदूद नहीं, पूरे मुल्क में इसका रवाज है। अपनी जड़ से जुड़ने की ख्वाहिश के सबब बहुत से लोग गार्डेनिया से जुड़ चुके हैं। माहिर गुलकाराओं के अलावा इसमें कल्चरल ग्रुप से जुड़े लोगों के दोस्त, अहबाब और रिश्तेदार भी शामिल हैं। हद तो ये है कि बुजुर्ग ख्वातीन भी रिहर्सल में शामिल होती हैं। इनमें से कोई दमिश्क से है तो कोई दैर अल ज़ोर, हसाका, क्यूनेत्रा और देरा से। हम मुल्क के हर शहर में बुजुर्ग ख्वातीन के साथ साथ दोस्तों और रिश्तेदारों की मदद ले रहे हैं, ताकि वो रिहर्सल में शामिल हों, हमारे काम की तस्दीक करें, हम सही करें और हर कोशिश को मोतबर बनाएं। कहा जाता है कि अरबों की तहजीब में खुशियों के इजहार की ये कदीम रवायत है, खासकर शादियों के मौके पर। इसमें तेज़ और ऊंचे साउंड का इस्तेमाल होता है। गुलकार ज़बान को तेज़ी से हरकत देते हैं। लेकिन इनमें नगमगी का ध्यान रखा जाता है। इसका अंदाज मुख्तलिफ होता है। इसमें हर इलाके की अपनी रवायत और लहजे की झलक मिलती है। 2011 में खाना जंगी की शुरुआत के बाद इन रवायतों के गुम होने का अंदेशा पैदा हो गया था। लेकिन नई नस्लों की अपनी कदीम रवायत के तई दिलचस्पी पैदा होना मुंतज़मीन और शायकीन के लिए एक खुशगवार एहसास है। नस्ल मकानी से बहुत बड़ी तब्दीली वाक़ई हुई है। हमें खदशा था कि कहीं शाम के शहर अपनी शिनाख्त न खो दे और उनकी असल पहचान बाकी न रहे। इसलिए बहुत अहम है, खासकर तब जबकि नौजवान लड़कियां इसे सीख रही हैं। सदियों से ऐसा होता आया है। ये अच्छी चीज़ है, जिससे उम्मीद पैदा होती है कि नई नस्ल इख्तिलाफात के बावजूद शामी शिनाख्त को बचाने के लिए पुरज़्म है। चंद बरस पहले दमिश्क में इस तरह के प्रोग्राम का लोग ख्वाब ख्याल में भी गुमान नहीं कर सकते थे। खाना जंगी के असरात ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन पूरी तरह अमन अभी इन इलाकों में वापस नहीं लौटा है। इसराइल की तरफ से होने वाले फ़िज़ाई हमलों का खदशा हमेशा बना रहता है। इस तरह के प्रोग्राम से नई उम्मीद पैदा हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम।